एकदम सभी लोग लगे हुए हैं। और चलिए जरा सब क्वेश्चन कर लिए होंगे आप लोग, इसका आंसर बता दें। टेस्ट नंबर 28। और हम लोग का लक्ष्य क्या है? 100 वीडियो बनाने का लक्ष्य है और 100 पेपर आप लोगों का लूंगा। उसके बाद जरा सा पीटी दीजिए, जरा सा फोन करके बताइएगा कितना हुआ। चलिए देर ना किया जाए, जल्दी शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि न्यायिक पुनरावलोकन पर अत्यधिक बल देने का तार्किक परिणाम न्यायिक सरोजता होता है। बात सही है भाई। न्यायिक पुनरावलोकन पर ज्यादा बल देंगे तो धीरे धीरे, चूंकि हम लोग क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ न्यायपालिका बढ़ रहा है, भले ही संविधान में प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है, लेकिन औचित्यता को स्वीकार कर लिया गया तो न्यायिक सरोजता तो होगा ही। न्यायिक पुनरावलोकन की युक्तियुक्त स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे संविधान की विशेषता है, ठीक बात है, लेकिन व्याख्या थोड़ा करेगा। ये बताइए, इसकी वजह से विशेषता है इसलिए जो है न्यायिक सरोजता, ऐसा तो है नहीं, तो यहां पर व्याख्या नहीं करेगा, बी आंसर होगा। चलिए आगे। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। कहां विद्यमान है भाई? नॉर्थ ईस्ट में देखिए कहां विद्यमान है। तो आप देखते हैं कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय थोड़ी ना है। संविधान में लिखा गया है कि भाई प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, लेकिन हकीकत में नहीं है। ये कारण भी लिखा है, भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। ये बात सही है, तो सीधा सा हो गया, ए गलत और आर सही। इसका आंसर क्या होगा? डी। आगे चलिए। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय से सीमित है। उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय से सीमित है, सही बात है, बताया था ना। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है केवल मूल अधिकार के संदर्भ में रिट जारी कर सकता है। और 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वह फंडामेंटल राइट के साथ जो है वह लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अदर राइट, इंस्टीट्यूटरी राइट के संदर्भ में भी रिट जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से क्या हुआ? व्यापक। तो सही बात है, उच्च न्यायालय मूल अधिकार से विलग मामलों में रिट जारी कर सकता है, सही बात अभी समझाया हूं, तो व्याख्या भी तो करेगा। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, न्यायिक सक्रियतावाद की अवधारणा 1980 के बाद सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई। बात सही है, उस दिन समझाया था वीडियो में। संविधान में सरकार के तीनों अंगों के मध्य स्पष्ट विभाजन का अभाव है, इसी के कारण तो ये सब समस्या उत्पन्न हो रहा है भाई, इसी के कारण तो ये सब समस्या उत्पन्न हो रहा है। तो व्याख्या भी तो करेगा। बोला था ऊपर वाला पढ़ के इसलिए क्यों की लगाइए, ऊपर वाला पढ़ के क्यों की लगाइए, और फिर नीचे वाला पढ़ के इसलिए लगाइए। देखिए जरा सेट बैठा कि नहीं? सेट बैठा ना, ए आंसर होगा। आगे चलिए। 5 नंबर, सत्य कथन की पहचान करें। तो सब सही लिखा हो गया है, पढ़िएगा ध्यान से, सब सही है, सभी कथन सही है, पढ़ा चुका हूं, अब इसको दोबारा क्यों पढ़ें। 6 नंबर, यदि उच्च न्यायालय ने अपर न्यायालय द्वारा दोष मुक्ति व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया है तो वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, सही बात है, उस दिन कंडीशन बताया था। उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए मृत्युदंड के निर्णय की पुनर्समीक्षा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? यह शक्ति राष्ट्रपति के पास कहां है? अरे दोबारा समीक्षा कर सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 137 हुआ, 141 हुआ, तमाम चीजें हैं उसके पास, तो केवल एक कथन सही होगा। आगे चलिए। 7 नंबर, किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अंडमान निकोबार? कलकत्ता उच्च न्यायालय। बोला था ना सबका रट डालिएगा, लेकिन आप लोग एकदम संकल्प लिएंगे, पढ़ेंगे नहीं, बस केवल भगवान भरोसे रहेंगे, ये सोचेंगे कि हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। दे लीजिए परीक्षा, 2-3 बार और दे लीजिए, 2-3 बार और देकर देख लीजिए, तब हमारा बात ध्यान रखिएगा। अच्छा से हर चीज पढ़ना पड़ेगा। पीटी में पॉलिटी जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे ही हिस्ट्री पढ़िए, वैसे ज्योग्राफी पढ़िए, वैसे साइंस पढ़िए, करंट पढ़िए, पूरा सब पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद ही होगा। अब पॉलिटी में कुछ आप लोगों को अंतर नजर आ रहा है, जो पहले जानते थे और मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा को आप लोगों को लग रहा है ना कि क्या कमी रह गया। कमी ये रह गया कि सिर्फ भोजन करते थे, वो पचता नहीं था। क्वेश्चन जो करा रहा हूं इससे भोजन पच रहा है, तब जाकर क्वेश्चन एग्जाम में होगा। आप ये सोचिए, कोई दौड़ने वाला व्यक्ति है, देखिए रोजाना सुबह 4 घंटा रिहर्सल करता है। कोई बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति है, वो भी 8-10 घंटा बांसुरी बजाता है, रिहर्सल करता है। तो आप बिना रिहर्सल के ही चले जाएंगे, इतने बड़े विद्वान हो गए। समझिए बात को थोड़ा सा। 8 नंबर, चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25 उच्च न्यायालय, सही बात है। अब पंजाब हरियाणा का एक ही है, दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय। सही बात है, तीनों कथन सही है। आगे चलिए, ये सब मिला लिए होंगे, अब इसमें क्या है, सब सही है, बोला था रटने के लिए। 9 नंबर चलिए, अच्छा 9 नंबर हो गया। 10 नंबर चलिए, देखिए, कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन कार्य नहीं कर सकता, वकीली नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जिस हाईकोर्ट में रहा है उस हाईकोर्ट को छोड़कर शेष हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। ये गलत हो गया ना स्टेटमेंट। कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में के लिए अर्हित नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष नहीं 10 वर्ष। ये भी गलत। तो क्या होगा? नहीं 1 नहीं 2। ये बताइए, इतना जानते हैं फिर भी कुछ गलत हो रहा होगा ना भाई। 15 क्वेश्चन में 1 या 2 तो गलत हो रहा होगा, ऐसे समझिए। वैसे तो आप लोग सब जानते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बस परीक्षा नहीं निकल रहा है, कमी है। किसी से कहेंगे, जो मठाधीश लोग हैं उन लोगों से कहेंगे भैया आपका परीक्षा नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेगा? अरे हमको सब आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब आता है। अरे भैया तो परीक्षा क्यों नहीं होता? परीक्षा पास क्यों नहीं होते? इस बात पर गौर किया करिए। ये कंपटीशन है, बात समझिए। आप भी बताइए, जब मान लीजिए रिजल्ट यूपीएससी का निकलता है तो उसमें फेल पास निकलता है, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड, मान लीजिए। तो ये बताइए भाई, आप उसके स्तर से नहीं आए इसलिए नॉट सेलेक्टेड हो गया। तो आप ये सोचिए कि हमको वो स्तर बनाना है जहां पर वो पीटी पास करवाता है। चलिए 11 नंबर में चलिए भाई, 10 हो गया, 10 हो गया। 11 नंबर चलिए, संसद न्यायालय को अपना विचार प्रकट करने के लिए कहती है। न्यायिक समीक्षा, अरे न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या हुआ? बी वाला सही है, पढ़ डालिए। अरे विधायिका और कार्यपालिका जितना भी कार्य करता है उसका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जांच कर सकता है, उसे सही और गलत ठहरा सकता है, इसे तो न्यायिक पुनरावलोकन कहेंगे। तो बी वाला लगाइए। अब चलिए 12, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद अधिनियम बनाकर करती है। बताइए, बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा? संसद। और हाई कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो गलत हो गया ना स्टेटमेंट। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता। बोला था सुप्रीम कोर्ट के जजों को तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा, हाई कोर्ट के जज को कौन दिलाएगा? राज्यपाल। ये भी तो गलत, दोनों गलत, नहीं 1 नहीं 2। अब चलिए आगे 13 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। तो मैं सब सही लिखा हूं केवल आपके लिए, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है? साक्ष्यात्मक मूल्य वाला होता है, एविडेंस वाला होता है। इसमें सब सही लगाइए। आगे चलिए 14 नंबर, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत करता है। उस दिन बताया था ना कि अनुच्छेद 262 के तहत जो है नदी जल विवाद का समाधान होता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। सैनिक मामलों के संदर्भ में भी उच्चतम न्यायालय विशेष अनुमति याचिका एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन स्वीकार कर सकता नहीं कर सकता है, इस पर रूप से संविधान में लिखा है। तो 1 और 2 दोनों गलत है। आगे चलिए 15, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट में केवल की जाती है। ध्यान रखिएगा 2021 में जो है लोक प्रहरी बनाम भारत संघवाद एक मुकदमा आया था, थोड़ा समझा दें। लोक प्रहरी वर्सेस भारत संघ एक वाद आया था 2021 में। तो 2021 का जो वाद आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि वास्तव में देखा जाए तो हाई कोर्ट में भी जो है यदि मुकदमा बढ़ जाता है तो वहां पर भी जजों की नियुक्ति की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कह दिया, लेकिन अभी तक संविधान में जोड़ा नहीं गया है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय करते समय यह कहा था कि हाई कोर्ट में भी जो है इस तरह की नियुक्ति की जा सकती है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, 2 से 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा जो है बैकलॉग को दूर करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, 5 साल से पुराने जो मामले हैं उनको इसमें सौंपा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन संविधान में तो जोड़ा नहीं गया है, इसलिए जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है केवल एक सुप्रीम कोर्ट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें न्यायपालिका में जो है वह देखिए, हम लोग के यहां जो है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि संविधान में न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जो है स्वतंत्र बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रावधान है, ये बताइए। सबसे पहला तो चीज है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, मैं बताया था कि कोलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति उसमें फेरबदल नहीं कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन दोबारा कोलेजियम यदि सलाह देगा तो मानना बाध्यकारी है, जैसा कि अभी आप देखे भी है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नियुक्ति हुआ तो क्या हुआ, देरी हो सकती है लेकिन राष्ट्रपति उसमें कुछ नहीं कर सकता, सरकार कुछ नहीं कर सकती है। और फिर कार्यकाल की सुरक्षा है, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष और हाई कोर्ट में 62 वर्ष। वेतन की सुरक्षा है, संचित निश्चय दिया जाता है और अवमानना पर दंड देने का अधिकार है। भाई 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो है अभिलेख न्यायालय बनाया गया है और 215 के तहत जो है हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बनाया गया है। और फिर मैं आप लोगों को बताया था कि अनुच्छेद 121 के तहत जो है न्यायाधीश का जो भी कार्य है, जो उसका आचरण है, उसमें संसद में कोई बहस नहीं हो सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यदि अनुच्छेद 138 आप पढ़िए, 139 पढ़िए, 134 पढ़िए, इन अनुच्छेदों में यह पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो जुरिस्डिक्शन है, जो अधिकारिता है, बढ़ाई तो जा सकती है, संसद बढ़ा तो सकता है, कम नहीं कर सकता है। जुरिस्डिक्शन को संसद बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। और फिर जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि बार बार हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रिटायर होगा तो कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर होंगे तो राजनीति कर सकते हैं। गोगोई साहब राष्ट्रपति नहीं बने, ध्यान आया। ऐसे कैसे बहुत सारे जो है वो देखा जाए तो राज्यपाल भी बने हैं, ये लोग चुनाव भी लड़ सकते हैं, यहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत करने से रोका गया सुप्रीम कोर्ट के जज को, लेकिन राजनीतिक पद या अन्य आयोगों से जुड़े हुए जो है नियुक्ति किया जा सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जाखड़ साहब जो है वह देखा जाए तो हेगड़े साहब जो है वह सुप्रीम कोर्ट में जज भी रहे और स्पीकर भी रहे, उस दिन मैं पढ़ाते समय बोला भी था। तो ये ध्यान रखिए कि हाई कोर्ट का जो जज है जहां जहां रहा है वहां पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, बाकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि संविधान में जो है इस तरह के पहलू जो बनाए गए हैं कि भाई अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। भाई 215 के तहत हाई कोर्ट और जो 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। अब मैं बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान में जो है वो देखा जाए तो 146 और जो है 229 ये दो अनुच्छेद दिए गए हैं। तो यहां पर 146 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी अधिकारिता के तहत जो है जो भी अधिकारी हैं, जो भी सेवक है, उनकी नियुक्ति करता है। 146 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारियों और कर्मचारियों एवं सेवकों की नियुक्ति करता है, ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। 229 के तहत जो है वह हाई कोर्ट को अधिकार है कि हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको यह शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायालय के भीतर जो है अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकता है। तो ये सब जो प्रावधान है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए किया गया है। एक बार ध्यान रखिएगा, बहुत दिन से प्रश्न नहीं आया है। अब हम लोग चलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय, लोअर कोर्ट। तो देखिए हमारे यहां जो है मैं उस दिन बताया था कि अनुच्छेद 235 के तहत भाई अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान कहां है, 233 से लेकर 237 के मध्य है। तो 235 में जो है हाई कोर्ट के नियंत्रण में ही जो है लोअर कोर्ट का कार्य होता है। तो अनुच्छेद 235 के तहत ही जो है वह हाई कोर्ट जो है सभी लोअर कोर्ट पर, सभी अधिकरण पर अपना जो है क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करता है। ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर जो है जो लोअर कोर्ट होता है उसके पास सिविल, फौजदारी और राजस्व से संबंधित मामले आते हैं। एफआर के संदर्भ में कोई रिट जारी नहीं कर सकता है और नहीं संविधान के लोग व्याख्या कर सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग जो है चर्चा करें कि देखिए संविधान में जो है हम लोग के यहां जो लोअर कोर्ट है, जितने भी लोअर कोर्ट हैं, उस लोअर कोर्ट को जो है सिविल प्रक्रिया जो संहिता है 1908 और दूसरी तरफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो 1973 का है, उसके तहत इन लोगों को शक्तियां दिया गया है। तो सिविल और फौजदारी और राजस्व से संबंधित मामलों के लिए सुनवाई करते हैं। और जानते हैं कि ये कहां पर लोअर कोर्ट का उल्लेख कहां पर है, किस भाग में, बहुत दिन से क्वेश्चन पूछा नहीं हूं। भाग 6 और अध्याय 6, भाग 6 और अध्याय 6 में जो है देखा जाए
तो इनके लिए बाकायदे अनुच्छेद 233 से 237 में प्रावधान किया गया है और एक पद सोपानी व्यवस्था बताया था। और 2 नंबर जो अभी आप लोगों को भेजूंगा, चाहे इंडिया में भी उस दिन बताया भी था, पद सोपानी व्यवस्था उसको रटना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन बनाऊंगा अगली बार, ध्यान रखिएगा। उसको लिखकर 8 पॉइंट बोला था, रट डालिए। अब यहां पर थोड़ा सा समझिए, यहां पर हम लोग को यह समझना है कि जैसे भाई अधीनस्थ जो न्यायालय होता है, वो अधीनस्थ न्यायालय में 2 चीजें हैं। पहला चीज तो है जैसे जिला न्यायालय, और दूसरा है अन्य न्यायालय। तो यहां पर इसी चार्ट में समझा देता हूं। जो अन्य न्यायालय है, भाई जिला न्यायालय है तो जिला जज। तो यहां पर ध्यान रखिए कि जिला न्यायालय में 2 चीजें हैं। एक तो जो है जिला जज जिसको कहा जाता है, जिला जज या जिला न्यायालय कर सकते हैं। तो ये जो है सिविल मामलों की सुनवाई करता है, ये जो है सिविल मामलों की सुनवाई करता है। और यहां पर जो है जो सत्र न्यायालय होता है, सत्र न्यायालय, तो सत्र न्यायालय कहते समय, सेशन कोर्ट कहते समय दिमाग में आना चाहिए कि वह फौजदारी मसलों की सुनवाई करता है, फौजदारी मामलों की सुनवाई। तो जब सेशन कोर्ट होगा तो फौजदारी मामले की सुनवाई करेगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा तो वह जो है सिविल मामलों की सुनवाई करेगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो जिला जज होते हैं, तो जिला जज की नियुक्ति जो है हाई कोर्ट की सलाह पर राज्यपाल करता है। जिला जज की नियुक्ति जो है हाई कोर्ट की सलाह पर राज्यपाल करता है। और सामान्यतः ऐसे न्यायाधीश को बनाया जाता है जो 7 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में कार्य किया हो, अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो। लेकिन केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि 7 वर्ष तक यदि अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया है और वह व्यक्ति यदि योग्य है तो उसको जिला जज जो है बनाया जा सकता है। अब यहां पर अब देखिए, केवल बोर्ड उतर जाता है, मान लीजिए जिला जज लिख दिया, जिला न्यायालय लिख दिया जाएगा तो सिविल मामलों की सुनवाई करेगा, सत्र न्यायालय लिख दिया जाएगा तो फौजदारी मसलों की सुनवाई करेगा। जज वही रहता है, कार्य अलग अलग बांट दिए जाते हैं। अब आजकल चूंकि ज्यादा कार्य है तो अलग अलग बना दिया गया है। देखिए अन्य जो न्यायालय हैं, अन्य न्यायालय का मतलब यहां पर यह होता है कि जो हम लोग के यहां जो है, जैसे मान लीजिए एक तो सीजीएम होता है, सीजीएम के नीचे जो है एसीजीएम होता है, एसीजीएम के नीचे जो है एमजेएम होता है, सीजीएम के ऊपर भी एक है एडीजे, सीजीएम के ऊपर है एडीजे, और एमजेएम के नीचे है एएमजेएम। देखिए एडीजे, और एडीजे के ऊपर क्या है, डीजे। डीजे वो गाना बजाने वाला नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज। तो देखते हैं कि एडीजे के ऊपर कौन है, तो डीजे है सबसे ऊपर। अब थोड़ा सा मैं यहां पर बोल देता हूं। देखिए जो एडीजे है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जो जज है, अतिरिक्त जिला जो न्यायाधीश है, उसके लिए हम लोग के यहां जो है वो देखा जाए एक परीक्षा होती है, हायर जुडिशियल सर्विस होता है। तो जो लोग 7 वर्ष तक वकालत कर चुके हैं, ऐसे लोग जो है डायरेक्ट इसमें परीक्षा देते हैं। और 7 वर्ष तक वकालत होने के बाद जो है हाई कोर्ट इसकी परीक्षा लेता है, और उसी परीक्षा के आधार पर एडीजे की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। यहां पर ध्यान रखिए। और फिर आप जानते हैं कि जो पीसीएसजे की परीक्षा होती है, पीसीएसजे की जो परीक्षा होती है, तो पीसीएसजे की जो परीक्षा होती है उससे एएमजेएम बनते हैं, एडिशनल मुंसिफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं। फिर यही प्रमोशन करके मुंसिफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं। फिर इसके बाद जो है यही प्रमोशन करके एसीजीएम कर बनते हैं, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और फिर अभी बताया हूं एडीजे। एडीजे ये लोग प्रमोशन करके भी एडीजे बनते हैं। इस तरह से हम लोग क्या जो है एक पूरा हायरार्किकल सिस्टम बनाया गया है। और एडीजे के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है 35 वर्ष रखी गई है। इस एडीजे के लिए, एडीजे की परीक्षा कौन देगा, हाई कोर्ट। 7 वर्ष तक जो वकालत कर चुके हैं वही लोग परीक्षा दे सकते हैं डायरेक्ट एडीजे बनने के लिए। और मैक्सिमम उम्र जो है 45 वर्ष रखी गई है, और न्यूनतम जो है 35 वर्ष रखी गई है परीक्षा देने के लिए। और यहां पर पीसीएसजे वाला जो परीक्षा है, जैसे पीसीएस अधिकारियों का एग्जाम होता है, उसी तरह से पीसीएसजे की परीक्षा होता है। और पीसीएसजे की परीक्षा जो होता है उससे लोग एएमजेएम बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर थोड़ा सा जो है देखिए, जो अन्य न्यायालय हमारे यहां हैं उन न्यायालयों पर थोड़ा सा चर्चा करना है। जैसे ग्राम न्यायालय, ग्राम न्यायालय,
अब ग्राम न्यायालय क्या होता था सुन लीजिए। देखिए, हम लोग क्या ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 बनाया गया था और नागरिकों की पहुंच में न्याय प्रदान करने के लिए मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या मान लीजिए जो मध्यवर्ती जो ब्लॉक है उस पर जो है वह ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए जो है कानून बनाया गया था। तो आप जानते हैं कि जब यूपीए सरकार थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, तो अप्रैल 2007 में जो है इस तरह का एक विधेयक बनाया गया था। अब 2008 में वो पारित हो गया और जो पारित हो गया तो पंचायती स्तर पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया और इसी के संदर्भ में मैं बताया कि 2008 में कानून बनाया गया और 2009 से इसको जो है लागू किया गया है। तो अब यहां पर 4-5 चीजें आपको ध्यान रखना है। पहला चीज तो यह है, इस न्यायालय में प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट है, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का मतलब अभी बोला हूं, ये जो सीजीएम है उसको प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कहा जाता है। प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसकी नियुक्ति की जाती है। देखिए, जो सीजीएम होता है उसे ही जो है महानगरों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। जो सीजीएम होता है उसी को महानगर में जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो पहला बात क्या हुआ कि ग्राम न्यायालय में जो है प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हाई कोर्ट की सलाह पर राज्यपाल करता है। दूसरा बात समझिए, ग्राम न्यायालय में आपको ध्यान रखना है कि ग्राम न्यायालय एक प्रकार से मोबाइल कोर्ट के रूप में है, सचल कोर्ट न्यायालय के रूप में है। और तीसरा चीज है कि यह फौजदारी, सिविल और राजस्व तीनों तरह का मामला सुन सकता है। और अभी मैं बताया कि इसका जो मुख्यालय है मध्यवर्ती पंचायत में बनाया जाता है और समय समय में गांव में इसकी बैठक होती है और इसके निर्णय की अपील जो है 6 माह के भीतर जो है जिला न्यायाधीश के समक्ष किया जा सकता है। और यह जो ग्राम न्यायालय है वह ग्राम न्यायालय आपसी समझौतों से जो है मामलों का निष्पादन करता है। आपसी समझौतों का मतलब यहां पर यह हुआ कि जैसे मान लीजिए सबको करिए कि हम लोग क्या घरेलू हिंसा के लिए घरेलू हिंसा प्रतिषेध कानून बनाया गया है, न्यूनतम मजदूरी के लिए कानून बनाया गया है। इस तरह के जो भी कानून बनाए गए हैं उन कानूनों के तहत जो है वो देखा जाए तो यह न्याय देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हमारे यहाँ जो है 455 ग्राम न्यायालय जो है अधिसूचित किए गए हैं, जिसमें से 226 ग्राम न्यायालय इस समय कार्य कर रहे हैं। तो 13 राज्यों में ग्राम न्यायालय अभी चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका विस्तार नहीं हो पाया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसा लोक अदालत पर चर्चा किया जाए। लोक अदालत देखिए, लोक अदालत का गठन जो आप लोग पढ़ते हैं नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकार अधिनियम जो 1987 में बनाया गया था, तो उसी के तहत हमारे यहां जो है वह देखा जाए तो लोक अदालत का गठन किया गया है। तो लोक अदालत का उद्देश्य है कि कम व्यय में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करना। आप जानते हैं कि हम लोग क्या सिविल और फौजदारी मसला समवर्ती सूची का विषय है, तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है लोक अदालत का गठन कर सकती हैं। और जानते हैं कि सबसे पहले जूनागढ़ में जो है 1882 में ही जो है लोक अदालत का स्थापना हो गया था, लेकिन कानूनी रूप से 1987 में इसका गठन हुआ था। और जानते हैं कि 2002 में जो है इसको स्थायी कर दिया गया। अब यहां पर लोक अदालत में आपको 5-7 बातें ध्यान रखनी है। पहला चीज तो यह है कि इसका क्षेत्राधिकार सिविल, फौजदारी और राजस्व तीनों मामलों के संदर्भ में है। इसमें यदि मान लीजिए मामला कहीं पर लंबित है तो उस मामले को इसमें लाया जा सकता है। अब मामला दायर करने के लिए किसी फीस की जरूरत नहीं होती, किसी कोर्ट फीस की आवश्यकता नहीं होती है। और कहीं ना कहीं जो है यदि मान लीजिए आपसी सहमति से मसले का समाधान किया जाता है। जो अदालत है उस लोक अदालत में मामला लाने के लिए दोनों पक्ष की सहमति जरूरी है। संयुक्त आवेदन दिया जाता है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि लोक अदालत का जो निर्णय है वो बाध्यकारी होता है। इसे किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। यह निर्णय जो है आपके ऊपर बाध्यकारी होगा। और यहां पर जो लोक अदालतें कार्य करती हैं सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत उनको अधिकारिता दिया गया है और किसी मामले के समाधान के लिए जो है वो प्रक्रिया भी निर्धारित करने का इनको अधिकार दे दिया गया है। इस तरह से देखते हैं कि हम लोग क्या जो लोक अदालत है भाई, जो ऐसे थोड़ा सा समझिए, परंपरागत न्यायिक प्रक्रिया का ये लोग प्रयोग नहीं करते हैं। एक तरह से प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यहां पर चलता है। अरे भाई शादी ब्याह इधर उधर का जो लफड़ा होता है कोई लफड़ा थोड़ी नहीं, तो जबरदस्ती का लफड़ा बना दिया जाता है। ये बताइए ऐसे मामलों के समाधान के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है।
और इन न्यायालयों की प्रक्रिया बड़ी लचीली होती है, जिसमें बताया कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जो है लोक अदालत बनाया जाता है, और कहीं ना कहीं जो है वह जो न्यायाधीश हैं वही लोग साक्ष्य जुटाने का प्रयास भी करते हैं। और सामान्यतः आप जानते हैं कि इसमें जो है 3 न्यायाधीशों को रखा जाता है। कोई जो है न्यायाधीश जो रिटायर हो गया है तो उसको रख दिया जाएगा, और एक कोई अच्छा जो वकील है उसको रख दिया जाएगा, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को रख दिया जाएगा, और इस तरह से यह क्रियाकलाप करता है। तो इससे जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ज्यादा मामले नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर जो कार्य हैं वो कम हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कार्यों का बोझ जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये लोक अदालत एक प्रकार से लोगों को जागरूक भी करता रहता है, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की मदद भी करता है, कहीं ना कहीं कानूनी शिक्षा कार्यक्रम भी आजकल उपलब्ध करा रहा है। इसी प्रकार से जो है एनजीटी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक तरह से ट्रिब्यूनल है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से न्यायालय बन गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वह अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो है वह हरित अधिकरण बनाने की बात करता था। इसी चीज को कार्य रूप जो है 2010 में दिया गया। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 जो है 2010 जो बनाया गया था 2010 में, इसी के माध्यम से एनजीटी का गठन किया गया। और एनजीटी का जो गठन किया गया, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में बनाया गया। 4 इसकी अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में इसकी पीठ बनाई गई है। और जानते हैं कि इसमें 4-5 चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला चीज तो यह ध्यान रखना है, ऐसे न्यायाधिकरण को जो एनजीटी है उसको हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया है। और दूसरा चीज ध्यान रखना है कि पर्यावरण संबंधी कानूनों के उल्लंघन होने पर 3 वर्ष का कारावास दे सकता है, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकता है, और कारपोरेट मामलों के संदर्भ में 28 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकता है। और जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले जो है हरित एनजीटी का गठन किया था, हरित न्यायाधिकरण का गठन किया था। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड ने किया था, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद भारत तीसरा देश है। और यहां पर जो है इसके निर्णय को हाई कोर्ट और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो एनजीटी बनाया जाता है उस एनजीटी में एक अध्यक्ष हो सकता है, और फिर जो है 20 अधिकतम जो है इसके न्यायिक सदस्य हो सकते हैं, 20 अधिकतम इसके न्यायिक सदस्य हो सकते हैं, 20 जो है विशेषज्ञ हो सकते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये इसकी संरचना बनाई गई है। अब जानते हैं कि इसकी जो संरचना बनाई गई है, लेकिन वर्तमान में एक अध्यक्ष और 10 न्यायिक सदस्य और 10 जो है विशेषज्ञ को रखा गया है वर्तमान में। और इनकी जो नियुक्ति होती है, अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। लेकिन हटाने के लिए जो है वो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जांच जो है आवश्यक किया गया है। अभी एनजीटी के अध्यक्ष बदले हैं, देखे होंगे आप लोग, तो आप देखे होंगे कि अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 70 वर्ष रखा गया है। जो न्यायिक सदस्य हैं उनका कार्यकाल जो है 67 वर्ष रखा गया अधिकतम, और जो विशेषज्ञ हैं उनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष रखा जाता है। तो आप जानते हैं कि इस तरह से ये बनाया गया है, तो 2010 में बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और यह अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करता है, क्वेजी जुडिशियल बॉडी के रूप में कार्य करता है। अब यहां पर एक ध्यान रखिए कि यह भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। और कहीं ना कहीं जो है कोई भी व्यक्ति, संस्था मामला जो है दायर कर सकता है, 1000 रुपए इसमें जमा करके मामला आप दायर कर सकते हैं। और ये जो एनजीटी है उसको सिविल न्यायालय की शक्ति दी गई है। इसके तहत जो है जल संरक्षण, वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण संबंधी जितने भी कानून बनाए गए हैं उन कानूनों की रक्षा करने का यह प्रयास करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं है। अभी मैं बताया हूं कि हाई कोर्ट पे जा सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकते हैं, इसे चैलेंज किया जा सकता है। इसी प्रकार से जैसे परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट, तो परिवार न्यायालय जो है 1984 में जो है इसके लिए जो है वह एक अधिनियम बनाया गया, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 कहा जाता है। और जानते हैं कि इसका उद्देश्य यह है कि परिवार संबंधी जो समस्या है, विवाह है, तलाक है या गोद लेना है, इस तरह की जो समस्या है उसका समाधान करना। और इसका गठन जो है ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर आबादी जो है 10 लाख से ज्यादा होती है। और फिर पारिवारिक वातावरण में जो है सौहार्दपूर्ण स्थिति उत्पन्न करने के लिए, पारिवारिक समस्याओं का तीव्र गति से समाधान करने के लिए इसका गठन किया जाता है, लेकिन इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। ये ध्यान रखिए कि हम लोग यहाँ जो है इसके निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती भी दिया जा सकता है।
इसी प्रकार से जैसे सेना न्यायालय है, अब सेना न्यायालय समझिए, कोर्ट मार्शल जिसको कहा जाता है, कोर्ट मार्शल का नाम सुनते होंगे। तो जो कोर्ट मार्शल है वो सेना न्यायालय से संबंधित। तो कोर्ट मार्शल का मतलब है कि सैनिक और अपराधों से, सैनिक जो लोग हैं या उससे संबंधित जो अपराध है उसकी सुनवाई करने के लिए कोर्ट मार्शल बनाया जाता है, सेना न्यायालय बनाया जाता है। और इसमें जो है सेना जो न्यायालय बनाया जाता है, तो आप जानते हैं कि इसमें 3 तरह के सेना न्यायालय वर्तमान में काम करते हैं। एक तो सामान्य सेना न्यायालय होता है, एक जिला सेना न्यायालय होता है, और एक जो है संक्षिप्त सेना न्यायालय होता है। तो यहां पर जो सामान्य सेना न्यायालय है, उस सामान्य सेना न्यायालय का मतलब ऐसे समझिए, सामान्य सेना न्यायालय, इसके नीचे जो है जिला सेना न्यायालय होता है, जिला सेना न्यायालय होता है, और फिर इसके नीचे जो है वह संक्षिप्त सेना न्यायालय होता है, संक्षिप्त सेना न्यायालय होता है। ये समझिए कि ए के नीचे बी और बी के नीचे सी, ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि पदसोपानी व्यवस्था है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो है कोई न्यायाधीश नहीं। जैसे मान लीजिए सामान्य सेना न्यायालय है तो ये सबसे शिखर का है, सबसे ऊपरी, जैसे सुप्रीम कोर्ट है उस तरफ से है। तो यहां पर थल सेना अध्यक्ष के लिखित अनुरोध पर जो है केंद्र सरकार इसका गठन करता है। इसमें कम से कम 5 सैन्य अधिकारियों को रखा जाता है। और जो हम लोग के यहाँ थल सेना अधिनियम बनाया गया 1950 का, या वायुसेना अधिनियम बनाया गया है, नौसेना अधिनियम 1957 का बनाया गया है, उसके तहत ये लोग निर्णय करते हैं। अब जानते हैं कि इसके नीचे जो है जिला सेना न्यायालय है, तो जिला सेना न्यायालय में सैन्य अधिकारियों को भी रखा जाता है और वही लोग निर्णय करते हैं। इसी प्रकार से संक्षिप्त सेना न्यायालय है, तो एक प्रकार से देखते हैं कि कोई टुकड़ी है तो टुकड़ी की जो अधिकारी है उसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया जाता है और सामान्य रूप से जो है ये क्रियाकलाप करता है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, 136(2) और 227(4). तो 136(2) के तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता, अपील नहीं किया जा सकता। मतलब सेना न्यायालय कोई निर्णय देगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं सामान्य रूप से। और 227(4) में यह बात कहा गया है कि हाई कोर्ट में आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि अनुच्छेद जो 32 है और 226 है, तो 32 और 226 के तहत आप जा सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से यदि स्टेटमेंट लिखे कि कोर्ट मार्शल के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप जानते हैं कि सेना के तहत जो अनुशासन बनाए रखने के लिए या कहीं न कहीं जो है देखा जाए तो एक व्यवस्था सेना की अलग होती है, तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस तरह के न्यायालयों का गठन किया जाता है। और इसमें जो है जितने भी अधिकरण हैं उसकी क्लास में अलग से लूंगा, इसलिए छोटे मोटे जो मुद्दे हैं, जो अधिकरण है, उसकी एक क्लास और भी लिया जाएगा लास्ट में जब मैं ट्रिब्यूनल पढ़ाऊंगा। तो इसीलिए मैं इसमें ट्रिब्यूनल को नहीं रख रहा हूं। और सामान्य रूप से जो प्रश्न आते हैं पीटी में, चाहे सेना न्यायालय का हो, चाहे लोक अदालत का हो, परिवार न्यायालय का हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट का हो, इस तरह से, जैसे मान लीजिए एमपी एमएलए कोर्ट का नाम आजकल पेपर में सुनते होंगे, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करता है। आप जानते हैं कि हम लोग क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो देखा जाए तो जनपद अदालतों की तरह कार्य करता है। और इसका गठन जो है, जो लंबित मामले हैं या जो मान लीजिए सबको करिए कि जो आपराधिक प्रकृति के मामले हैं जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इसका गठन कर सकती है। और इस तरह से देखा जाए तो 11वें वित्त आयोग ने ऐसी सिफारिश किया था और उसी के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए गठन किया जाता है, फिर इसका कार्यकाल आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अब विशेष रूप से 2 वर्ष या उससे अधिक पुराने जो मुकदमे हैं उसकी सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो कार्य का बोझ है वो कम हो सके। तो मैं अलग से आप लोगों को जो है जो अन्य भी चीजें हैं, भाई करंट की भी तो क्लास चलेगी, ये क्यों भूल गए? तो जो भी करंट के मुद्दे हैं वो भी क्लास चलेगा, लेकिन जरा सा परंपरागत जो मुद्दे हैं उसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो मैं आज पढ़ाया हूं इसी का प्रश्न फिर मैं बनाता हूं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और आप लोग भी खूब प्रचार प्रसार जरा सा करिए, लोगों को फैलाइए दूर दराज के क्षेत्रों में।